हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी भाई? बढ़िया होगे और बढ़िया रहने दिया होगा। तो हमारे 19 एपिसोड जो चैप्टर वाइज टॉपिक थे वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत खुशी की बात है कि 21वां नहीं जा रहा, 20वें पे ही आज। जैसा कि आप सभी को पता है, एक समरी वीडियो आनी थी और आपको काफी इसका इंतजार था, वो वीडियो आ चुकी है। इस समरी वीडियो के आपको लिंक में मैं एक पीडीएफ दूंगा जिसके अंदर होंगे नोट्स, जिसको आप रीड करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको चैप्टर 1 जैसे कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपने 19 एपिसोड नहीं देखे तो कोई बात नहीं। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लो, पूरी समरी सुन लो, एक हिंट ले लो। उसके बाद जैसा कि आप सभी पे टाइम तो है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। एक एक एपिसोड देखो, 4-4, 5-5 मिनट के हैं, देखो उन्हें, रीड करो, नोट्स देख लो और एक बार लिख के देख लो। एक दिन में एक एपिसोड करोगे, 20 दिन में चैप्टर कंप्लीट। 2 चैप्टर सारे करने हैं हिस्ट्री में, एक महीने में आप 2 चैप्टर बड़े आराम से कर सकते हो विद एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये था एक स्ट्रेटजी वाली बात हो गई। आपको वो वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, बट इस चैप्टर में सिखाना मेरे को आपको जरूरी था कि आप कैसे सीखते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल विच स्टेप्स टेकन। तो उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए, आप मेरे को कमेंट करते जाना भाई कि इसका आंसर ये है जो 1 बड़ा है, ठीक है ना, या फिर अंदर ही अंदर सोचते रहना। अगर आपने सारे एपिसोड देखे कि उनने ये करा था, ये करा था, ये करा था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भाई मोनार्क से कॉमन पीपल पे पावर चली गई थी, नया झंडा आ गया था, नई नेशनल लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है ना, नया नेशनल एंथम आ गया था, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच को बना दिया था, कस्में खाई गई थी, नेशनल असेंबली नेम कर दिया था और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और जो फ्रेंच का ये आइडिया था नेशनलिज्म का, ये बाहर भेजा जा रहा था पूरे यूरोप में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। ये हो गई हमारी एक बात, फटाफट कंप्लीट करेंगे सारी बातें। उसके बाद आया नेपोलियन, 1799 से 1815 तक काम चला था उसका, लेकिन जो 1804 तक चलता है उसे हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 और बोल सकते हैं नेपोलियन कोड। तो अच्छा, होता क्या है सिविल कोड ऑफ 1804? ठीक है, इसको भी रिवीजन करते रहना आप साथ साथ, क्योंकि रिवीजन सीरीज एक तरीके से ऐसी बनाने वाला हूं मैं आगे जाके। तो पहला पॉइंट आता है इसका, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, सबको कानून की नजर में सबको बराबर का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी मिल गई। फेडरल सिस्टम वाज एब्लिश्ड, कि अगर फेडरल का मीनिंग पता और सर्वडम का मीनिंग नहीं पता तो एक वीडियो बहुत बढ़िया इसके ऊपर बनाई है, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अब वो देख कर आओ। अगला आता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, जबरदस्ती काम करवाना, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया कर दिया गया। कुछ नेपोलियन की ड्रॉबैक थी कि उसने टैक्स बहुत बढ़ा दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी और जबरदस्ती आर्मी में ज्वाइन कर रहा था। तो यहाँ पर भाई नेपोलियन की बात खत्म करते हैं। अगला आता है एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्री के अंदर डिफरेंस, या फिर उनके क्या होते हैं। एरिस्टोक्रेसी भाई जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अमीर जादों की क्लास, अमीर जादों को, पीसेंट्री मेजोरिटी पॉपुलेशन थी और जो जिनकी उनकी जमीन वमीन बची रहती थी एरिस्टोक्रेसी की, उसके ऊपर काम करते थे। तो एरिस्टोक्रेसी के कुछ पॉइंट्स हैं, लैंड ओइंग क्लास थी, बहुत सारी जमीन थी, स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी, स्मॉल ग्रुप्स में थी, कम संख्या थी, कम पॉपुलेशन थी, ऐसा कह सकते हैं। फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज, कि भाई आपस में मैरिज होती थी, ठीक है ना। यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ, इनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग ही था। इनके मीनिंग क्या क्या होते हैं और इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन भाई पूरे एपिसोड में मिलेगी। दोबारा कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, जाके देख लेना, लाइन वाइज है, जब टाइम मिले पूरी प्लेलिस्ट देखो, मजा आ जाएगा। टॉपिक वाइज बनाई है इसी वजह से। पीसेंट्री का क्या है, मेजोरिटी पॉपुलेशन है और लुक्ड आफ्टर एरिस्टोक्रेसी लैंड है। ये आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसमें से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं, क्योंकि इसमें 3 क्लास निकल के आई थी, एरिस्टोक्रेसी, पीसेंट्री, और तीसरी क्लास आती है हमारी द न्यू मिडिल क्लास। कौन सी आती है? द न्यू मिडिल क्लास। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट समझा देता हूं मैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था इंग्लैंड के अंदर, तो कुछ क्लास निकल के आई। इन दिस वे न्यू सोशल ग्रुप्स कम इनटू अ बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, point to be noted, industrialist, businessmen, professions, entrepreneur, teachers, lawyer, judges, etc., etc., etc. ठीक है। It was among the educated liberal middle class. Educated, point to be noted, educated. ठीक है ना। तो भाई ये आपको समझ लेना अच्छे से, मिडिल क्लास कौन सी होती है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं लिबरल। लिबरल कौन होते हैं भाई? एक तरीके से होते हैं फ्रीडम के सत्यवादी लोग बनते फिरते। इनकी बेचारों की डिमांड पहले भी पूरी नहीं होती, इनके रिवोल्यूशन में होते 1848 में। टेंशन मत लो, सब बताने वाला हूं। अगर डिटेल में चाहिए तो जाके एपिसोड देख लो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि भाई हमें खुद की आजादी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कानून की नजर में बराबर हो, गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट। ये तो आपको मैंने कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन के बाद भी पढ़ाया, किसके अंदर? नेशन स्टेट के अंदर।
ठीक है, एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल एंड क्लर्शियल प्रिविलेज, राजा महाराजाओं को अंत कर दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगली बात करते हैं भाई नेपोलियन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसका अंत भी होगा। तो नेपोलियन रूल जो चला था 1799 से 1815 तक चला था। तो भाई कहानी कुछ इस तरीके से है कि नेपोलियन ने अपने जितने भी बार नाइबर्स कंट्री थी इनके ऊपर अटैक करा, फ्रेंच जबरदस्ती टैक्स जैसे कि उन्होंने बढ़ा दिया था और बराबर की जितनी भी जमीन जमात कोशिश कर रहा था लूटने की। तो इस सब ने कंट्रीज ने, ग्रेट पावर्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया, एक जोड़ बनाया, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। इसको याद करने का तरीका बताया मैंने आपको, बाप रे या बी प्रांक, ठीक है। तो उन्होंने मिलकर क्या करा, डिफीट कर दिया नेपोलियन को। तो इस बैटल को कहते हैं द बैटल ऑफ वाटरलू। आगे बात करेंगे हम इसके अंदर कि कंजर्वेटिव्स। तो जैसे कि अब नेपोलियन मर गया 1815 में, तो 1815 में कंजर्वेटिव आए। तो भाई ये होते कौन है, पहले ये जान लेते हैं कि होते हैं प्रिजर्व। प्रिजर्व में कौन होते हैं, मोनार्क, चर्च, सोशल हेरिटेज और ऑटोक्रेटिक। ये ज्यादातर राजा महाराजा और चर्च के लोग जितने होते हैं, पोप एटसेट्रा, ये सब लोग होते हैं। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर, नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, कि भाई ये सहते नहीं थे कि अगर उसने बोल दिया 6 बजे उठ के यहाँ पर तू आ जा तो आ जा। कोई अगर आप कहते हो मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो भाई मेरी मदद करो, वो बिल्कुल नहीं, डिसएग्रीमेंट थे। सेंसरशिप लगा रखी थी कि कोई मीडिया को अलाउड नहीं है भाई हमारे बारे में बुरा बुरा लिखने की, ठीक है। तो ये थे हमारे कंजर्वेटिव। अब इनकी एक मेन पॉइंट बात रहती है, ये चाहते थे धीरे धीरे चेंजेस हो, राजा महाराजाओं का सिस्टम भी चले और नई नई पॉलिसीज भी आए। ये एक मेन बात रहती है जो बुक में कहीं नहीं लिखी, 9th में हमने पढ़ा है कि ये धीरे धीरे चेंजेस चाहते थे। इसके बाद 1815 में जैसा कि नेपोलियन चला गया तो एक मीटिंग हुई जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। इसके जो चांसलर थे वो होते हैं ड्यूक मेटरनिक, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन चांसलर इन्हें कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन था, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ठीक है। तो आपको मैं हिंट दूं, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया तीनों को कुछ ना कुछ मिला था। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। तो भाई बोर्बन डायनेस्टी को पहले बाहर फेंक दिया गया था, तो अब उसे वापस बुला लिया गया। स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, कि फ्रांस ने अपनी, जैसे कि नेपोलियन था, आपस की जगह जितनी थी नाइबर्स की, किसी पर अटैक करके किसी को लूट लेके उन्होंने काफी अपना एक्सपेंड बढ़ा दिया था। तो वो एक बाउंड्री फिक्स कर दी कि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। रशिया, ऑस्ट्रिया तीनों को कुछ ना कुछ मिला। रशिया की बात करूं तो उन्हें कुछ टेरिटरीज मिली वेस्टर्न के अंदर, ऑस्ट्रिया को मिला नॉर्थ इटली और रशिया को मिला पोलैंड, ठीक है। अब करते हैं आगे बात इसमें। तो देखो ये यहाँ तक का युद्ध चल ही रहा था, लेकिन ये बेचारे चुप नहीं बैठे, तो कुछ रिवोल्यूशनरीज निकल के आए। तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी थी उनकी, तो कुछ एम था उनका कि स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो मेन बात तो यही है रिवोल्यूशनरीज की। अपने रिवोल्यूशनरीज की बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी जी, तो इन्होंने भी काफी वो करा, स्ट्रगल करा और अपने भारत को आजाद कर दिया। इसलिए हम कहते हैं अपना भारत महान। तो स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सेकंड पॉइंट आता है अपोज मोनार्की, राजा महाराजाओं को अपोज करना। वांटेड फ्रीडम, तो आपको पता ही है फ्रीडम तो चाहिए। और नेशन स्टेट, जिसमें कि क्या आता है, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन गवर्नमेंट विद एग्रीमेंट। तो कुछ रिवोल्यूशनरीज आए थे, जूसीपी मैजीनी। कौन थे इनके रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, इटालियन रिवोल्यूशनरी थे ये। अगला पॉइंट आता है मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। अगला आता है उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली इन मर्सलाइज और यंग यूरोप इन बर्ने। अगला पॉइंट आता है बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, भाई यूनिफिकेशन करवाने चाहते थे। यूनिफिकेशन भी आने वाले हैं, तो भाई थमे रहो, बोर मत हो बिल्कुल भी, चैप्टर खत्म करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो देखो कुछ कहानियां आती हैं। सबसे पहले आती है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भूख मरी, एक तरीके से हंगर लिखा है, हार्डशिप लिखा है, भाई परेशान हो रहे थे। तो भाई बोर बिल्कुल मत हो, समझा रहा हूं इस कहानी को क्योंकि बच्चों को इसमें काफी दिक्कत आई थी, समझो इस बात को। तो 1830 का टाइम था, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई थी भाई, पीछे से स्ट्राइक हो गई थी अमेरिका की तरफ से यूरोप के अंदर। तो क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये हो गई थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। क्या दिक्कत हो गई थी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, नहीं कंट्रोल कर पाए, क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो रूरल एरिया से माइग्रेट कर रहे थे लोग सिटीज के अंदर, भाई ओवर क्राउडेड स्लम्स के अंदर, झोपड़ियों के अंदर। और चलो छोड़ो, मैं कुछ कह रहा वाला था। स्टार्स इंपोर्टेंट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन दी कॉन्टिनेंट। ये भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपको सभी को पता ही है कि यहाँ से आप दिल्ली देख लो या फिर आप कोई छोटा मोटा शहर देख लो आपस का, वो तो नहीं आएगा ना काम, ठीक है ना। बिहार का शहर देख लो और दिल्ली देख लो। तो एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर, पीजेंट स्ट्रगल। तो भाई एरिस्टोक्रेसी जो अमीर जादों की क्लास थी वो अब भी बहुत एंजॉय कर रही थी, और पीजेंट जो थे वो अब भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। इसमें एक बात ये आ गई कि लुइस फिलिप था, उसको बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि भाई इतना टाइम अच्छा चल रहा है तो इन्हें बाहर फेंक दिया जाए। तो कुछ चेंजेस भी आए गए, तो चेंजेस पढ़ लेते हैं। राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट मैन अबाउट 21, कि भाई सारे मर्दों को अधिकार मिलेगा कि हाँ हम भी वोट करेंगे, लेकिन 21 साल से ऊपर के।
अगला आता है गारंटीड दी राइट टू वर्क। भाई राइट टू वर्क जरूर मिलेगा आपको, काम करने का अधिकार मिलेगा। जो प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन निकल के आ चुका है यहाँ पर। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, ठीक है, वर्कशॉप लग गई थी जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो अगली बात करेंगे हम कि नेशनल फीलिंग भैया बहुत जल्दी फैलती जा रही थी, भावना फैलती जा रही थी, ठीक है। तो रोमांटिज्म एक कहानी आती है, पहले पढ़ लेते हैं होता क्या है। अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटीमेंट, कि भाई गानों के जरिए, देशभक्ति के जरिए, ठीक है ना, लोगों को कविता सुना के, कहानी सुना के, भक्ति सॉन्ग सुना के, इन सब के जरिए उनको एक राष्ट्रवाद की फीलिंग फैला देना, इसको एक रोमांटिज्म प्रोसेस कहते हैं। तो इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ग्रेट पावर रशिया ने अटैक कर दिया भाई किसके ऊपर, पोलैंड के अंदर। एक ये नई कहानी स्टार्ट हो गई है जो आपको मैंने अलग से एक वीडियो बना के दी थी, अगर आपने देखी हो तो कमेंट करके देखना, हाँ भैया हमने देखी थी। तो पोलैंड में इन्होंने ग्रेट पावर्स ने पोलैंड पर हमला कर दिया, तो पोलिश लैंग्वेज जो थी इन्होंने भाई रिमूव कर दी। अगला पॉइंट आता है रशियन लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर दी क्योंकि ग्रेट पावर थी। तो भाई जर्मन फिलोसोफर थे वहां पे जॉन गॉटफ्राइड, नाम रखना ये जरूरी है, जॉन गॉटफ्राइड 1744 से 1803 तक क्लेम दी ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दास वो, ठीक है। In 1831, Poland people, including church member, folk, etc., started protest against Russia, but they were repressed. तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई लोगों ने बहुत कोशिश करी, पोलिश लोगों ने, वहां के चर्च के लोगों ने, मेंबर्स ने वहां के, कि हम इसको हटा सके, अपने कल्चर के प्रति बहुत वो रहे, शक्तिशाली रहे। वो रहे भी, वो जेल भी गए। एक साइबेरिया है वहां पर रशिया के अंदर ही, वहां पे -71 डिग्री कुछ सेल्सियस होता है, उनको वहां पे छोड़ दिया जाता था। तो बहुत बुरा हाल हो गया था पोलैंड के लोगों के, लेकिन ये बट फिर भी नहीं जीत पाए, इनको रिप्रेस कर दिया गया। तो हो गई हमारी पोलैंड की गंदी वाली कहानी। तो द एज ऑफ रिवोल्यूशन हम आ चुके हैं, तो उसके अंदर हमारी मेन बात आती है 1830 में जुलाई रिवोल्यूशन। दो रिवोल्यूशन थे, जुलाई रिवोल्यूशन और ग्रीक रिवोल्यूशन, दोनों पढ़ लेते हैं। तो जुलाई रिवोल्यूशन ऐसा हुआ था, दो ही पॉइंट याद रखने के इसमें, बोर्बन किंग वर ओवरथ्रोन, ठीक है ना। तो भाई दोबारा, पहले तो बेचारे को बुलाया था, फिर फेंक दिया, फिर भैया नेपोलियन चला गया तो कंजर्वेटिव ने फिर बुला लिया बोर्बन किंग को। तो इसका आना जाना लगा रहता था, चाय पानी पी के चला जाता था। तो बोर ना होने की जिम्मेदारी मैंने जैसे कि ली है, तो बोर मत होना, हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट करके रहेंगे, बने रहो मेरे साथ, ठीक है ना, फुल जोश के साथ। अगला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेटअप। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लग गई। अच्छा एक बात और बता दो, पॉइंट बताते समझाते, इसको खत्म होने के बाद आपको डेट्स याद करने के लिए एक नई वीडियो लाने वाला हूं जिसके अंदर आपको डेट्स मिलेंगी। डेट्स याद रखना बहुत जरूरी है, वन वर्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो डेट्स के ऊपर एक वीडियो आएगी इसी के बाद। उसके बाद मैं एक्सरसाइज लेनी शुरू कर दूंगा, तो बोर बिल्कुल मत ना होना, बिल्कुल इसके साथ बने रहो। लुइस फिलिप एट इट्स एंड, ठीक है। तो लुइस फिलिप था भैया, भगा दिया, चलो। अगला पॉइंट आता है रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन पर्सन। भाई रिवोल्यूशन भाई कर दिया उन्होंने, लड़ाई शुरू, ठीक है ना, अंडर यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, रिजल्टेड इन बेल्जियम ब्रेकिंग अवे, ठीक है। अब आते हैं ग्रीक रिवोल्यूशन। ग्रीक रिवोल्यूशन भाई बहुत पॉपुलर रिवोल्यूशन माना जाता है और 3 नंबर में आ जाता है, बट लेकिन इस बार चांसेस कम रहेंगी। चांसेस किसकी ज्यादा रहेंगी, किसकी कम रहेंगी, वो आपको मैं पेपर का टाइम दूंगा, बस कमेंट कर देना मुझे कि भाई अब वीडियो की जरूरत है, वीडियो ला दो। बिल्कुल बोर मत होना, बने रहो मेरे साथ। द रूल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, पहला पॉइंट आता है भाई वहां पर ग्रीक रिवोल्यूशन जब हुआ था तो वहां पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था। अगला पॉइंट आता है 1821 में स्टार्ट हो गया था स्ट्रगल इनके इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि वहां पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री पोइट्स जो थे वो ये रिप्रेस हो रहे थे, लेकिन बट वो हारे नहीं, उन्होंने अपने कल्चर को जिंदा रखा और वो इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन वहां पर एक साइन हुआ, जो जब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ 1832 में, उस टाइम को कहते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था, 1832, पॉइंट टू बी नोटेड 1832। अब पढ़ते हैं आगे। भाई हमने देखा 1830 में जुलाई रिवोल्यूशन और ग्रीक रिवोल्यूशन, तो लेकिन ये रिवोल्यूशन हो क्यों रहे थे, किसने आइडिया दे दिया, क्या बात हो गई, वो भी तो जानना जरूरी है। पहले मैंने पढ़ा दिया, ये बात मुझे पहले पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन सस्पेंस बना रहे तो ज्यादा मजा आता है। लेकिन आप बोर मत होना, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। तो ये जो रिवोल्यूशन 1830 से 1848 तक की बात है, तो क्यों रिवोल्यूशन हुआ था ये बात आती है पहली बात तो, क्योंकि दो आइडिया बहुत जल्दी फैल थे। पहला है लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, इसका दूसरा नेम बोल देते हैं हम, और अगला है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को। तो इसके भाई स्प्रेडिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप। तो भाई एजुकेटेड जो क्लास थी हमारी, जो नेशन स्टेट वाली फीलिंग थी, जिसमें हमारे आते हैं इटालियन आते हैं, जर्मन स्टेट आते हैं, आयरलैंड आते हैं, पोलैंड आते हैं, ये जितने भी थे अलग अलग लोग यूरोप के, अलग अलग प्लेसेस यूरोप के, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, उन्होंने मिलकर जितना था एनकरेज कर रहे थे न्यू मिडिल क्लास को, जिसमें आते हैं डॉक्टर, टीचर, इंडस्ट्रियलिस्ट, जजेस, प्रोफेशनलिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, बिना वेस्ट करे आपको टाइम, क्योंकि आप बोर नहीं होने दूंगा मैं आपको। तो अब आती है बात हमारी जर्मनी की, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि वीडियो इसके ऊपर 10 मिनट की बनाई है मैंने, और आपको 10 मिनट में 1 मिनट का मजा देना बहुत मुश्किल है।
तो देखो ये बुक वाली लैंग्वेज ही लिखी है, पॉइंट्स के अंदर लिखी है, आप पॉइंट देखो, जब पीडीएफ निकालोगे तो आपको मिल जाएगी। तो पढ़ता हूं मैं पहला पॉइंट, नेशनली फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। यार पढ़ देता हूं मैं, लेकिन टाइम आपको बहुत जाएगा, बोर मत होना, क्योंकि मैं इससे पहले जुगाड़ी कहानी सुनाने वाला हूं कि देखो राष्ट्रवाद की भावना फैलती जा रही थी मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर, जो बहुत डिफरेंट रीजन को यूरोप के जर्मनी के ट्राई कर रहे थे यूनाइट करने का, एक नेशन स्टेट बनाने का। बट द लिबरल इनिशिएटिव, जो लिबरल का ये रिवोल्यूशन चल रहा था, कि ये शुरू में रिप्रेस हो गए, किससे, जंकर से, लार्ज लैंड ओनर्स जिन्हें कहा जाता था। अगला पॉइंट आता है फ्रॉम देन ऑन, भैया ठान लिया प्रशिया ने कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको यूनिफिकेशन करवा के देंगे। इसकी लैंग्वेज लिखी है, ध्यान से याद कर लेना। तो इसका चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने ये आर्किटेक्ट थे दिस प्रोसेस, जो उन्होंने 3 लड़ाई लड़ी प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसमें क्या हुआ, प्रशिया की विक्ट्री हो गई और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया यूनिफिकेशन का। आप कह रहे हो भाई तुमने तो 1 मिनट में सिखा दिया, वहां 10 मिनट क्यों लिए भाई, क्योंकि वहां पे मैंने कहानी भी सुनाई, वर्ड टू वर्ड भी पढ़ाया। आपको अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भाई एपिसोड के अंदर जाओ, बस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डाल देना और आगे एजुलेक्ट डाल देना, पहले नंबर पे वीडियो या दूसरे नंबर पे वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया आपको 3 बार हुई किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ, और किसकी हुई, प्रशिया की विक्ट्री हो गई। तो फिर इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। तो ये हो गया हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। तो इटली का यूनिफिकेशन पढ़ते हैं, तो भाई ध्यान से सुनना ये भी, क्योंकि बोर नहीं होने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ तक का बहुत बिल्कुल एंड से ऊपर चैप्टर ला चुका हूँ। ज्यादा टॉपिक है नहीं, तो बोर मत ना हो बिल्कुल भी। वीडियो आज जरूर लॉन्ग हो रही है, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो देखते रहो। अगर चैप्टर समझना है आपको, मैं ऐसी दुआ दूंगा कि आपके पूरे नंबर आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब इसी बात पे एक लाइक बन जाएगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, भाई मिडिल 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के टाइम पर, क्या आपको पता है सेंचुरी का सिस्टम सारा? नहीं पता तो मुझे कमेंट करना, वो भी सिखा दूंगा। सब सिखाने को तैयार हूं मैं, तो आप सीखने के लिए बोल रहा हूँ। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, जिसमें से कि एक सार्डिना पिडमोंट रूल था, जिसमें कि इटली प्रिंस का राज था। तो नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के पास था, जो सेंटर था वो पोप के पास था, और जो साउथ था वो बोर्बन किंग ऑफ स्पेन के पास था। ये आ गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता भाई 1830 में जोसेफ मैज़ीनी निकल के आया, भाई हम भी हैं, और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी की विद द हेल्प ऑफ, वो एक रेवोल्यूशनरी थे बट वो फेल हो गए, उनका काम नहीं चल पाया, लेकिन वो चाहते थे कि इसका यूनिफिकेशन हो, इसलिए उन्होंने इनका 1 पॉइंट दिया है और आपको लिख कर आना पड़ेगा, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगली बात करते हैं, तो भाई फेलियर हो गया था इनका, तो थ्रू अ टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, इसमें एक क्या था, जो सार्डिना पिडमोंट को सक्सीड हो गया डिफीट करने में ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। 1850 से स्टार्ट हुआ था और 1859 में उन्होंने एक डिफीट कर दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, जहां पर थी वो नॉर्थ के अंदर, जिनका कंट्रोल था। ये भी याद रखने की बात है। तो इन 1860 एक साल बाद ही, ठीक है ना, क्या हुआ, दे मार्च इनटू साउथ, भैया चल पड़े, हम तो साउथ में भी जाएंगे, हम कैसे चुप बैठे, नॉर्थ का काम हो गया तो साउथ, नॉर्थ ईस्ट, चलो छोड़ो, मैं बोलने वाला था, फिर मैं रुक जाता हूँ आपको बातें वो सुनाने में। In 1860, they marched into South Italy and the kingdom of two sides and succeed in winning the Spanish rule, क्योंकि साउथ में बोर्बन किंग ऑफ स्पेन का रूल था और उनको एंड कर दिया गया। तो इन 1861 देखो 1859 में लड़ाई हुई, 1860 में लड़ाई हुई, अगले साल ही 1861 के अंदर, तीनों साल याद रखने की जरूरत है, कोई बड़ी बात है नहीं, विक्टर इमैनुअल सेकंड को प्रोक्लेम कर दिया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और यहाँ पर हो गया हमारा यूनिफिकेशन कंप्लीट। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए हो, 8 से 9 मिनट की एक वीडियो बना रखी है इटली के ऊपर, अकेली वीडियो, जाके समझ लेना, वर्ड टू वर्ड समझा रखा है, मजा ही आ जाएगा। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन का और भी इजी है, हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। तो बिफोर द 18th century डिफरेंट एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल वर देयर इन द ब्रिटिश ग्रुप, पीपल सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, ठीक है ना, वहां पे अलग अलग तरीके के लोग थे, इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, ठीक है ना। तो एक ये लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस नहीं था कि भाई लड़ाइयां हुई वहां पे कोई लड़ाइयां नहीं हुई। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन अगर आता है, यूनिफाई द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, तो आप समझ जाना ब्रिटेन का बोला जा रहा है, ठीक है। तो ईच ऑफ द एथनिक ग्रुप हैड इट्स ओन कल्चर, भाई अपना अपना उनका कल्चर था, ट्रेडिशन था। नेशनलिज्म इन ब्रिटेन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन रिवॉल्यूशन, कोई सडन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, इट वाज ड्यू टू अ लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस। ये बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। इंग्लिश नेशन प्रोसेस द अदर 3 नेशन ऑफ द आइसलैंड थ्रू अ स्टडी ग्रोथ इन प्रॉपर्टी, भाई इंग्लैंड के पास हमारी बहुत ग्रोथ थी, प्रॉपर्टी थी, वेल्थ की पावर थी, ब्रिटिश फ्लैग आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, नेशनल एंथम को प्रमोट कर दिया गया, सिंबल कर दिया गया नेशनलिटी की सिंबल के तौर पर। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकम द चीफ इंस्ट्रूमेंट टू कर्व द पावर ऑफ मोनार्की इन 1688,
थ्रू द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो भाई बातचीत करके इन्होंने एक मीटिंग कर ली थी जिसके अंदर द एक्ट ऑफ यूनियन हुआ 1707 के अंदर। काफी साल लग गए थे किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। पॉइंट टू बी नोटेड, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ये बन चुका है हमारा ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। अब आगे बात करेंगे भाई विजुअलाइजिंग द नेशन। छोटा सा ही टॉपिक है, इसको भी बहुत जल्दी कवर करते हैं। तो भाई इसके अंदर जो था हमारा राजा महाराजाओं के अंदर फीलिंग कैसे फैला रही थी, सिविलाइजेशन और जर्मेनिया, मारियाना, इनके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और हमारे आपको पता होगा कि लास्ट ईयर सैंपल 11 में मारियाना की फोटो आई थी, तो उसके अंदर बताया जाता था सिंबल कौन से हैं, वो सैंपल पेपर में आया था। बट क्योंकि कोई ना कोई फोटो जरूर आती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में से ना आ जाए, क्योंकि 2 ही चैप्टर बच चुके हैं। ठीक है, बोर बिल्कुल मत होना। विजुअलाइजिंग द नेशन में बताऊंगा मैं। आर्टिस्ट इन 18 एंड 19 सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनलाइजिंग आवर नेशन। तो एक टर्म निकल के आती है इसमें, पर्सोनिफिकेशन। तो मैं आपको बता रहा था पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन यार होती है एडिंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग नॉन ह्यूमन। ठीक है, समझ गए आप। तो इसके कुछ साइन बता रहा था मैं आपको। लिबर्टी के होते हैं रेड कैप, ब्रोकन चेन। जस्टिस का होता है ब्रांड थ्रोटेड और वेट स्केल। वो भैया 2 लेके बैठी रहती है ना एक लेडी, टक टक, तो वो बोर मत होना बिल्कुल भी। एक टर्म्स आती है एल्गरी। एल्गरी क्या होता है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। अच्छा, मैंने भाई वैसे तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, बट यहाँ पे फास्ट चल रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियो आज काफी लॉन्ग हो चुकी है। तो इसलिए आपको मैं बताऊं छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में कि अगर आईफा अवार्ड मिलता है जो खरीदे जाते हैं सबको पता है, अगर वो किसी को देता है और एक लेडी लग रही होती है, वो किसी को नहीं पता वो लेडी कौन है। अगर पता है तो कमेंट करना, क्योंकि इसका एक भी राज है। तो फ्रांस में थी मारियाना और जर्मन में थी जर्मेनिया। इसके अंदर एक बॉक्स नंबर 3 है, पेज नंबर है हमारा 24। तो वो भाई एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। अब एक आपको कल ही वीडियो मिली है, तो बिल्कुल ये मत कहना भाई समझ नहीं आया। बाल्कन स्टोरी पढ़ते हैं। बाल्कन एक जगह प्लेस है, वहां पे बहुत खुशहाल रह रहे थे, नेशनलिस्ट फीलिंग वहां पर पैदा हुई। तो वहां पर पैदा होने के बाद भैया लोग मजे ले रहे थे। तो ग्रेट पावर आई कि भाई तुम कैसे मजे ले रहे हो, तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर लिया कि भाई तेरी जमीन मैं लूंगा, तेरी जमीन मैं लूंगा। इस चक्कर में वहां पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अगेंस्ट स्टोरी वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ा दिया। इसके अंदर कुछ नेशन, स्टेट या फिर स्टेट के कुछ वर्ड हैं, वो आप ध्यान से पढ़ लेना। इंपेरियलिज्म के बारे में बात करूं मैं कुछ, तो एक्सपेंडिंग पावर विद द यूज ऑफ मिलिट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि ग्रेट पावर्स आई, उन्होंने उसको कब्जा करने की जरूरत करी, तो वो हो गई इंपेरियलिज्म। इससे क्या हुआ, लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इससे अगला पॉइंट आता है, मेनी कंट्री वर कोलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। तो भाई कॉलोनी आपको पता है किसी के राज में रहना, जैसे कि इंडिया भी खुद एक कॉलोनी रहा था। बहुत दुख का समाचार है, बट लेकिन आप आजाद हो, कुछ भी करने लायक हो। पीपल स्टार्टेड अपोजिंग इंपेरियलिज्म। तो पहला आता है एंटी इंपीरियल मूवमेंट, कि भाई हम नहीं होने देंगे ये लड़ाइयां। अगला पॉइंट आता है नेशनलिज्म आइडिया स्टार्टेड स्प्रेडिंग। भाई राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी। ऑल वांटेड नेशन स्टेट, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, गवर्नमेंट विद एग्रीमेंट। तो देखो डेट्स की वीडियो उसके बाद आएगी, ध्यान से समझ लेना। ऐसा हो सकता है आज ना आए तो कल आए, बट लेकिन आपको बहुत मैं जल्दी से आप एक्सरसाइज और वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, और इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि नोट्स आपको आज मिल चुके हैं, लेक्चर आप कर चुके हो। तो वीडियो आज लंबी हो गई, अगर जिसने यहाँ तक की वीडियो देखी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।